सुप्रभात बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के छठे पाठ पार नज़र के पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह पाठ एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। इस कहानी को लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। यह कहानी विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में मंगल ग्रह के निवासियों के बारे में बातें की गई हैं। आइए इस कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं, यह चित्र श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी की है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों, यह केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में तो अपना योगदान दिया ही, इसके साथ ही साथ इन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें भी लिखी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। कैम्ब्रिज से इन्होंने गणित की शिक्षा ली और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। नार्लिकर जी ने विज्ञान से संबंधित अनेक अकल्पित और कल्पित दोनों तरह की पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों, इन्होंने विज्ञान से संबंधित फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों तरह की पुस्तकें लिखी हैं। इन सारी पुस्तकों को लिखने का ध्येय इनका एकमात्र ये था कि अधिक से अधिक लोगों में को विज्ञान के प्रति ये जागरूक कर सकें और विज्ञान को अधिक से अधिक लोकप्रिय बना सकें। इसलिए इन्होंने अपनी सारी पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी और मराठी और इसके साथ अन्य कई भाषाओं में लिखी हैं। इन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकें लिखने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा विज्ञान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। हमने जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह भी एक मराठी में लिखी हुई कहानी है। मराठी बच्चों, इस कहानी का मराठी से हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को अभी बताया गया, जयंत विष्णु नार्लिकर जी एक खगोल भौतिकीय वैज्ञानिक थे, एक खगोल शास्त्रीय थे। तो इससे हमें पता चलता है कि नार्लिकर जी ने ब्रह्मांड से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। इनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी पर भी बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इनकी यह जो कहानी है, यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं उनके इसी सारे खोज और इन्हीं सारे वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर लिखी गई है। इस कहानी के जरिए हम कहीं ना कहीं यह जान पाएंगे, उस रहस्य की ओर हमारी नज़र जाएगी जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कई तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। आप जब कभी भी आसमान में देखते होंगे, बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती होंगी। कभी कुछ ऐसा दिखता होगा जैसे कुछ टूट के गिर रहा है। बहुत सारे उल्का पिंडों के बारे में आपने जाना होगा। आप अपने विज्ञान के कक्षाओं में पढ़ते होंगे कि हमारे आसमान में बहुत सारी तारे, ग्रह और अन्य तरह तरह की चीज़ें हैं। तो और इन सारी चीज़ों का, इन सारे रहस्यों का खोज हमारे वैज्ञानिक, हमारे खगोल वैज्ञानिक हमेशा लगाते रहते हैं और तरह तरह के मिशन अन्य ग्रहों पर जाने के, जैसे चंद्रमा पे जाने के या मंगल ग्रह पे जाने के, और भी अन्य ग्रहों पर जाने के लिए तरह तरह के क्या किए जाते हैं, तरह तरह के मिशन किए जाते हैं। तो इन्हीं सारे रहस्यों को ढूंढते हुए वैज्ञानिक ने कुछ कल्पनाएं भी की और कुछ तथ्यों को भी जाना। तो इस कहानी में, जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें विज्ञान के
तथ्य के आधार पर कुछ कल्पनाएं की गई हैं और उसी के आधार पर यह कहानी रची गई है। तो आइए अब हम इस कहानी को जानते हैं। तो आइए इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। बच्चों, इस कहानी का मुख्य पात्र छोटू है, जो कि एक बच्चा है। इसके बाद इसके पापा हैं छोटू के, और उसकी माँ है, और इसके अतिरिक्त कॉलोनी के प्रबंध समिति जी के अध्यक्ष जी हैं, और प्रबंध समिति के कुछ अन्य सदस्य हैं। इस कहानी में यही सारे पात्र आए हैं। मुख्य रूप से यह कहानी छोटू के ही इर्द गिर्द घूमती है। छोटू एक बच्चा है जिसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं, और अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो कुछ उल जुलूल हरकतें करता है, कुछ अजीब सी हरकतें करता है, और उसके बाद उससे कुछ नादानियाँ होती हैं। फिर उसे अपने पापा से डांट भी पड़ती है, और उसके बाद वह कुछ नई नई रोचक जानकारियाँ इकट्ठी करता है, जान पाता है। तो बच्चों, जैसा कि पिछली कहानियों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बाल विज्ञान के आधार पे, बाल मनोविज्ञान के आधार पे बच्चों की क्या होती है, मन में जिज्ञासाएं होती हैं। आप सभी के मन में भी जिज्ञासा होती है। आपके मन में भी नई नई चीज़ों को देख के तरह तरह की सवाल उठते हैं, या फिर जब कोई चीज़ आपसे छिपाई जाती है तो आप उसके बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाते हैं। तो ऐसे ही मनोविज्ञान पर आधारित यह भी कहानी है, और इस कहानी में बाल मनोविज्ञान के साथ साथ विज्ञान और विज्ञान पर से जुड़ी हुई कुछ कल्पनाएं करके यह कहानी लिखी गई है। बच्चों, यह जो छोटू है, यह कोई हम लोगों के जैसा इंसान नहीं है, बल्कि यह मंगल ग्रह पे रह रहा एक बच्चा है। यह कहानी मंगल ग्रह पे रह रहे इंसानों से संबंधित है, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था। तो इन लोगों के जीवन हमारे जीवन से कुछ भिन्न है। तो आइए हम यह जानते हैं कि लेखक ने किस प्रकार कल्पना करके हमें बताया है कि मंगल ग्रह पर रह रहे लोगों का जीवन हमसे भिन्न है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? बच्चों, कहानी की शुरुआत ही होती है एक सुरंगनुमा रास्ते से। जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं, सुरंग यानी कि एक ऐसी जगह जो पत्थरों को काट के बीच से बनाई गई हो। सुरंग यानी कि एक होल होता है, छेद होता है। तो लेकिन सुरंगनुमा रास्ता यानी कि एक छेद से होता हुआ गुजरा हुआ रास्ता, जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, अर्थात एक सुरंगनुमा रास्ता था आम आदमी के लिए, यानी आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए इस रास्ते में जाने के लिए क्या थी? मनाही थी, अर्थात मना था। उस रास्ते में साधारण इंसान नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन क्या किया? अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। लेकिन छोटू अपनी जिज्ञासाओं के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया, छोटू के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं। जैसा कि आप सभी के मन में जिज्ञासाएं होती हैं जब आपसे कोई चीज़ छिपाई जाती है, या फिर आपको बोला जाता है कि वहाँ नहीं जाना है, वो काम नहीं करना है, तो क्या होता है? आप उस काम को करने के लिए और ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, आपकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरह छोटू के मन की भी जिज्ञासा बढ़ गई थी, क्योंकि उसे उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने की क्या थी? मनाही थी। तो एक दिन वो क्या करता है? अपने पापा का सिक्योरिटी पास, अर्थात अपने पापा का उस रास्ते में जाने के लिए जो उनका पास रहता है, जिस चीज़ को लेकर वो उस जगह पर जाते थे, वो चीज़ वो पास ही वो ले लेता है और फिर चला जाता है कहाँ? सुरंग में। फिर क्या हुआ? आइए जानते हैं क्या होता है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है।
रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। अर्थात छोटू जब भी सुरंग की ओर जाने की कोशिश करता था, उसकी माँ हमेशा उसे क्या करती थी, मना करती थी। और फिर जब वो ये पूछता था कि पापा क्यों उस तरफ रोज रोज जाते हैं, तो उसकी माँ जवाब दिया करती थी क्योंकि पापा वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। और इस तरह का वार्तालाप, यानी कि वार्तालाप का अर्थ होता है बच्चों बातचीत। तो इस तरह की बातचीत रोजाना यानी कि रोज रोज प्रतिदिन क्या हुआ करती थी छोटू और छोटू के माँ के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की क्या थी, मनाही थी। यानी कि आम आदमी इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। अर्थात चुनिंदा अर्थात कुछ चुने हुए लोग। तो कुछ चंद यानी कि कुछ और चुनिंदा यानी कि कुछ चुने हुए लोग। तो कुछ चुने हुए लोगों को ही उस सुरंगनुमा रास्ते से जाने की इजाज़त थी। वही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उस चुने हुए लोगों में से एक थे और इसीलिए उनके पास क्या था, उस सुरंग में जाने के लिए सिक्योरिटी पास था। और एक दिन सबसे नज़र बचाकर छोटू ने वो क्या किया था, सिक्योरिटी पास ही ले लिया था और पहुंच गया था कहाँ, सुरंग के पास। और उसके बाद हम जानते हैं कि आइए जानते हैं कि सुरंग के पास पहुंचने पर आखिर होता क्या है। अभी तो हमने जाना कि छोटू को सिक्योरिटी पास क्यों हासिल हुआ और उसके पापा को वहां पर क्यों जाने दिया जाता था, क्योंकि वो कुछ उन चुनिंदा लोगों में से थे जो कि क्या करते थे, उस सुरंग में जा सकते थे। और इसीलिए छोटू को के हाथ लग जाता है उसके पापा का सिक्योरिटी पास, जिससे कि वो सुरंग में जा सकता था। तो आइए आगे देखते हैं कि वहां पर जांच सुरंग के रास्ते पर जाने पर छोटू के साथ आखिर होता क्या है। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरों छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो जैसा कि हमने सबसे पहले अनुच्छेद में पढ़ा था कि छोटू ने क्या किया था, सबसे नज़र बचाकर, सबसे अपनी आंखें चुराकर क्या की थी, चोरी छुपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया था। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि आज छुट्टी थी, अर्थात छोटू के पापा को काम पर नहीं जाना था, उनकी छुट्टी थी और वो घर पर आराम फरमा रहे थे, अर्थात आराम कर रहे थे। और नज़र बचाकर बच्चों क्या है, एक मुहावरा है। नज़र बचाकर बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चोरी छिपे या सबसे बचकर। तो जो छोटू है वो भी सबसे बचकर, नज़रें छुपाकर, आंखें छुपाकर, चोरी छिपे क्या करता है, सिक्योरिटी पास हथिया लेता है, अर्थात ले लेता है और चल देता है कहाँ, सुरंग की ओर। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। बच्चों यहाँ एक दिलचस्प बात हमें पता चल रही है कि उनकी पूरी कॉलोनी ही क्या थी, ज़मीन के नीचे बसी थी। हम पृथ्वी पर रह रहे लोगों की कॉलोनी ज़मीन के ऊपर होती है, परंतु यहाँ पर लेखक ने बताया कि बात कर रहे हैं वो कि जो मंगल ग्रह पर रह रहे लोग हैं उनकी कॉलोनी, अर्थात उनके जो रहने के घर हैं, वो सारे लोगों के घर कहाँ हैं, ज़मीन के नीचे बसे हुए थे, अर्थात वो लोग ज़मीन के नीचे रहते थे। ऐसा लेखक का क्या है, कल्पना है। तो लेखक कहते हैं कि जो उन लोगों की पूरी कॉलोनी क्या थी, ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। जल और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका मिल गया था। अर्थात जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं, छोटू के सामने एक क्या है, यह एक छोटू है और छोटू के सामने एक दरवाज़ा है जिसमें एक खांचा बना हुआ है और इसी खांचे में वो क्या करता है, अपना सिक्योरिटी पास डाल देता है
और डालता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और वो फिर अंदर चला जाता है। और अंदर क्या होता है, सुरंग के अंदर बहुत सारे दिए जल रहे होते थे। तो छोटू जैसे ही अंदर जाता है उसे दिखता है कि उसका जो कार्ड उसने बाहर से डाला था वो अंदर गिरा हुआ है, और वो उसे उठाता है जैसे ही, वैसे ही क्या होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसे पता चलता है कि यह जो सुरंग है उसका अगला छोर ज़मीन के ऊपर निकलता है, अर्थात वह सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। क्योंकि जो छोटू है और छोटू का परिवार है, जो वहाँ की कॉलोनी है, वो नीचे बस ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। वहाँ पे लोग ज़मीन के नीचे रह रहे होते हैं, और जिस सुरंगनुमा रास्ते में सबको जाने की मनाही थी, वह सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर अर्थात ज़मीन की ऊपर की ओर जाता था। तो अब छोटू को मौका मिल गया है ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का, अर्थात वह बहुत क्या होता है, खुश हो जाता है कि अब उसे ज़मीन के ऊपर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर कभी नहीं गया रहता। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अर्थात छोटू को अभी जो मौका मिला था वो उसके हाथ से फिसल गया, अर्थात उसका जो मौका था ज़मीन के ऊपर जाने का, वो मौका उसके हाथ से निकल गया, अर्थात वह सबके पकड़ में आ गया। क्योंकि सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, अर्थात जगह जगह पर आप लोग के यहाँ जैसे सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाते हैं जगह जगह पर ना, लोगों को पकड़ने के लिए, या जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, या हर जगह की निगरानी करने के लिए, तो वैसे ही उस सुरंग में भी निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे। वैसे ही कुछ कैमरे जैसा कुछ लगाया गया था, सबकी सुरक्षा के लिए बनाया गया कोई मशीन यानी कि कोई यंत्र लगाया गया था। और उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी, वो नहीं जानता था कि वहाँ पे निगरानी करने के लिए कोई मशीन भी लगाई गई है। और वो जैसे ही सुरंग के अंदर जाता है वैसे ही वो निरीक्षक यंत्र क्या करता है, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और वो तुरंत एक निरीक्षक यंत्र ऐसी स्थिति दर्शाता है जो कि संदेहास्पद हो, क्योंकि छोटू का कद बहुत छोटा होता है और उस सुरंग में सिर्फ बड़े लोगों को जाने की इजाज़त है, कुछ चुनिंदा यानी कि चुने हुए लोगों को जाने की ही इजाज़त है। तो तुरंत वो जो निरीक्षक यंत्र है वो क्या करता है, ये जान जाता है कि कोई ना कोई गलत व्यक्ति सुरंग में प्रवेश कर रहा है, और वो संदेहास्पद स्थिति अर्थात संदेह से भरी हुई स्थिति दर्शाने लगता है। और इतने में ही दूसरा निरीक्षक यंत्र क्या करता है, वो तुरंत छोटू की तस्वीर खींच लेता है और उसे एक नियंत्रण के अर्थात एक कंट्रोल रूम में जांच के लिए भेज देता है। अर्थात तुरंत छोटू की जो तस्वीर है वो खींच के कहाँ भेज दी जाती है, जांच करने के लिए भेज दी जाती है कि आखिर यह इंसान कौन है जो इस तरीके से सुरंग में घुस आया है, जो कि उस सुरंग में घुसने के योग्य नहीं है। क्योंकि सुरंग में उन्हीं लोगों को क्या घुसने का मौका मिलता था जो कि चुने हुए लोग थे। तो इस प्रकार से छोटू की जो गलती है वो पकड़ ली जाती है। आइए देखते हैं उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होती है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अर्थात निरीक्षक यंत्र के द्वारा जितनी भी गतिविधियां की गई उन सभी से कहीं ना कहीं छोटू अनभिज्ञ था, अर्थात छोटू अनजान था। वो नहीं जानता था कि ये सारी गतिविधियां निरीक्षक यंत्र के द्वारा की जा रही है, अर्थात उसकी फ़ोटो खींच ली गई है और उस पर जाँच की जा रही है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, अर्थात अभी वो सुरंग में आगे बढ़ ही रहा था, तभी निरीक्षक यंत्र के द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, यह जानते हुए कि कोई संदेहास्पद इंसान घुस आया है, तुरंत कुछ सिपाही यानी कि सुरक्षाकर्मी वहाँ दौड़कर चले आते हैं छोटू के पास और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आते हैं, क्योंकि वो सुरंग में जाने के योग्य नहीं था, अर्थात उसे सुरंग में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इसीलिए वह उसे दोबारा पकड़कर क्या किया जाता है, उसके घर छोड़ दिया जाता है।
घर पर छोटू की माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि छोटू कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत कर रहा है। अब तो छोटू की खैरियत न थी, अर्थात अब छोटू पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली थी। लेकिन छोटू के पापा घर पर मौजूद थे, इसी वजह से क्या हुआ, छोटू का बच पाना संभव हो पाया, वरना छोटू का बच पाना संभव नहीं था। अर्थात छोटू के पापा यदि घर पे ना होते तो छोटू की माँ उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करती या उसे डांटती। लेकिन छोटू के पापा के होने की वजह से क्या हुआ, छोटू बच गया अपनी माँ की डांट सुनने से। आगे देखते हैं, उनके पापा कहते हैं छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, अर्थात उस छोटू के पापा ने छोटू की माँ से कहा कि उसे डांटा नहीं जाए, उसे मारा न जाए, वो उसे समझा देंगे और वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। अर्थात छोटू के पापा छोटू को ऊपर ना जाने के, अर्थात उस सुरंग में ना जाने के कारण को बताते हैं, समझाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो जहाँ काम करते हैं वो जगह ज़मीन के ऊपर है और वहाँ पे कोई आम इंसान, अर्थात कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल ही नहीं है कि इंसान वहाँ जीवित रह सके। अर्थात छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि ज़मीन के ऊपर की स्थिति ऐसी नहीं है कि साधारण मनुष्य वहाँ क्या कर सके, जी सके, वहाँ सांस ले सके, वहाँ रह सके। अर्थात ज़मीन के ऊपर बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्क पूर्वक जाना पड़ता है, बहुत ही प्रशिक्षण के साथ जाना पड़ता है। कोई साधारण इंसान वहाँ जाकर जी नहीं सकता, जीवन नहीं गुजार सकता। इसीलिए वहाँ पर आम इंसान, साधारण इंसान को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं। लेकिन छोटू क्या होता है, सवाल कर बैठता है। वो पूछता है कि तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ। छोटू का सवाल लाजमी था, अर्थात छोटू का सवाल जाहिर था, क्योंकि छोटू के पापा हमेशा वहाँ जाते थे। तो वो उनसे यह साधा पूछ बैठता है, स्वाभाविक रूप से पूछ बैठता है कि आप वहाँ कैसे जाते हैं। फिर छोटू के पापा क्या जवाब देते हैं, ये देखते हैं। छोटू के पापा कहते हैं, माँ मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी चित्र में देख पा रहे हो, एक खास किस्म के कपड़े को एक पहने हुआ ये व्यक्ति है। यही असल में क्या है, स्पेस सूट है। यानी कि स्पेस सूट है, और इसी को पहनकर छोटू के पापा क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर जाते हैं। बच्चों, ये स्पेस सूट एक ख़ास तरीके से बनाया गया कपड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन और तरह तरह की चीज़ें लगी होती हैं, जिससे कि इंसान ऐसी परिस्थिति में, जो परिस्थिति इंसान के रहने के अनुकूल नहीं है, उस परिस्थिति में भी जी सके। तो यह बताते हैं कि वह एक खास किस्म का क्या कहते हैं, स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। इस स्पेस सूट से उन्हें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। ऐसा छोटू के पापा छोटू को बताते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म की जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि वहाँ क्यों आम इंसान का जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़मीन के ऊपर आम इंसान जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ आम इंसान जीवन जी सके। और वहाँ पर जीवन जीने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेने की सुविधा होती है, साथ ही साथ ठंड से बचने के लिए उसमें सुविधा होती है। वो स्पेस सूट उन लोगों को क्या करता है, ठंड से बचाता है। और उसके साथ ही साथ ज़मीन के ऊपर चलने के लिए उन्हें खास किस्म की जूतों की आवश्यकता भी पड़ती है। और उसके साथ साथ ही ज़मीन के ऊपर चलने के लिए उन लोगों को खास प्रकार के प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग, यानी खास तरीके से उन्हें क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है ज़मीन पर
चलने के लिए। तो इस प्रकार से छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि वो किस प्रकार से ज़मीन के ऊपर जाते हैं, किन्हीं खास सुविधाओं को लेते हुए, क्योंकि उन खास सुविधाओं अर्थात उन खास चीज़ों के साथ लिए बिना अगर वो गए या कोई भी इंसान गया तो वो ज़मीन के ऊपर जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसा छोटू के पापा उसे समझाते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, पर एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। अर्थात जैसा कि छोटू के पापा उसे समझा रहे थे कि ज़मीन के ऊपर किस प्रकार से उन्हें तरह तरह की सावधानियां बरतते हुए जाना पड़ता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए छोटू के पापा उसे और भी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, और छोटू इन सारी बातों को सुनता है। आइए देखते हैं छोटू के पापा क्या बता रहे हैं। छोटू के पापा बताते हैं कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर, अर्थात जो इस ग्रह पर वो रह रहे हैं, वहाँ पर भी लोग कहाँ रहते थे? ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। अर्थात पहले मंगल ग्रह पर भी लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, ऐसा छोटू के पापा छोटू को बताते हैं, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, अर्थात बिना किसी तरह के मशीनों के मदद के लोग वहाँ रहा करते थे ज़मीन के ऊपर, बिना किसी खास पोशाक के, अर्थात मतलब किसी खास पोशाक की भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी। वो लोग बिना किसी खास सुविधा या बिना किसी खास तरह के यंत्र या मशीनों की सहायता के बिना भी वो लोग क्या करते थे? ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। ऐसा छोटू के पापा छोटू को बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे, अर्थात उनके जो पूर्वज थे, पुरखे अर्थात पूर्वज, उनके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वातावरण में परिवर्तन आ गया और कई तरह के जो धरती पर जीव रहा करते थे वो सारे क्या हो गए लगे? धीरे धीरे मरने लगे। अर्थात पर्यावरण में परिवर्तन के कारण क्या हुआ? वहाँ पे जो जीव रहते थे वो धीरे धीरे मरने लगे। और वो बताते हैं छोटू के पापा छोटू को कि इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, अर्थात सूरज में हुए परिवर्तन के कारण ही मंगल ग्रह के पर्यावरण की स्थितियाँ परिवर्तित होने लगी। वो बताते हैं कि सूरज से हमें क्या मिलता है? रोशनी मिलता है, उष्णता मिलती है, अर्थात प्रकाश और उष्णता यानी कि गर्मी उन्हें सूरज पर से ही मिलती है। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन क्या हुआ? मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्य की रोशनी और उष्णता से पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव पोषित होते थे, अर्थात उनका पोषण सूरज की रोशनी से ही होता था। अब सूरज में चूँकि परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव थे वो जीवित नहीं रह पाए, वो मरने लगे। और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ ही साथ क्या हुआ? सारे जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, वो नष्ट हो गए। केवल हमारे पूर्वज ने अपने तकनीकी ज्ञान से ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, अर्थात जो छोटू के पापा के पूर्वज थे, अर्थात छोटू के जो पूर्वज लोग थे वो लोग ही जीवन को जीने में क्या हो पाए? वहाँ सफल हो पाए, क्योंकि उन लोगों ने तरह तरह की मशीनों की मदद ली, यंत्रों की मदद ली, और अपने तकनीकी ज्ञान अर्थात अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के आधार पर, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्होंने तरह तरह की मशीनों की सहायता से ज़मीन के नीचे जीवन यापन करना शुरू कर दिया। ज़मीन के नीचे उन्होंने क्या किया? अपना घर बना लिया और यंत्रों के सहारे ज़मीन के नीचे आज भी रह रहे हैं। कुछ लोग यंत्र का ध्यान रखने का कार्य करते हैं। तो जो छोटू के पापा हैं वो छोटू को समझाते हैं कि किस तरीके से पहले लोग ज़मीन के ऊपर उनके पूर्वज रहा करते थे, लेकिन
प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण अब वो लोग यंत्रों की सहायता से, मशीनों की सहायता से ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और उन्हीं यंत्रों की देखभाल करने के लिए कुछ लोग चुने गए हैं, और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है छोटू के पापा भी। तो इस तरह की सारी स्थितियाँ क्या करते हैं, छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं। वो आगे बताते हैं कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही हमने जीवन के नीचे अपना, ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। जैसे कि हमने अभी बात किया, ज़मीन के ऊपर नीचे ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अर्थात छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि किस तरीके से उनके जो पूर्वज थे वो विभिन्न तरह के यंत्रों की सहायता लेकर ज़मीन के नीचे बसे। और वो जो यंत्र हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर लगे हुए हैं, और वो ज़मीन के ऊपर रहकर क्या करते हैं, सूरज की रोशनी और सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है, उसको वो मशीनों के द्वारा ग्रहण करते हैं, और उनका प्रयोग फिर करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। अर्थात ज़मीन के नीचे जो मंगल ग्रह के लोग रह रहते हैं, वो यंत्रों की सहायता से सूरज की ऊर्जा और सूरज की रोशनी का प्रयोग ज़मीन के नीचे करते हैं। और उन्हीं यंत्रों की प्रयोग के लिए, उन यंत्रों का प्रयोग चूँकि बहुत सतर्कता के साथ अर्थात सावधानी के साथ करना होता है, इसीलिए कुछ ऐसे लोग चुने गए हैं जो कि उन मशीनों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो मशीन सही से काम करे, ताकि ज़मीन के नीचे सभी लोग अपना जीवन अच्छे से जी सकें। तो इसीलिए कुछ चुनिंदा लोग अर्थात चुने हुए लोग उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए बने हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा उन यंत्रों का, उन मशीनों का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और उन्हीं लोगों में से एक हैं छोटू के पापा, और इसीलिए उनके पास क्या था, सिक्योरिटी पास था, और इसीलिए वो सुरंग के अंदर जाते हैं ख़ास तरह के स्पेस सूट पहनकर, और वो ज़मीन के ऊपर जाकर यंत्रों का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, जिससे ज़मीन के नीचे जो लोग हैं वो लोग आराम से, आसानी से, सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये सारी बात छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि किस तरीके से पहले मंगल ग्रह पर भी लोग क्या करते थे, ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के बाद क्या होता है, लोग ज़मीन के नीचे रहना शुरू कर देते हैं, और ज़मीन के नीचे रहने के लिए उन्हें यंत्रों की यानी कि मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है। और उन्हीं यंत्रों की सहायता से वो लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और उन्हीं यंत्रों की देखभाल करने के लिए कुछ लोग चुने गए हैं, और उन्हीं चुने गए लोगों में से एक हैं छोटू के पापा। ये सारी बातें छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा यानी कि अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपना इरादा छोटू ने बताया कि बड़ा होकर वो भी यही काम करेगा। अर्थात छोटू के पापा जो काम करते हैं यानी कि यंत्रों का देखभाल करने का काम, वही काम छोटू भी करेगा, ऐसा छोटू बताता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। उसकी छोटू की माँ ने कहा कि हाँ, तुम भी ऐसा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, तुम भी यंत्रों का ध्यान रख सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, खूब पढ़ना होगा, अर्थात बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात भी सुननी होगी। ऐसा छोटू की माँ छोटू को समझाती हैं कि उसको आगे काम करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, और सबकी बात भी माननी पड़ेगी। तो बच्चों, आज यहाँ पर हमने कहानी का इतना पार्ट पढ़ लिया। कहानी अभी आगे भी बाकी है कि आखिर आगे छोटू, इस कहानी में क्या होता है, छोटू बड़ा होकर क्या बनता है, या फिर छोटू के साथ जीवन में आगे क्या होता है, यह कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे। यह अगला भाग हम आपके अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए हम आगे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसा नज़र बचाकर हमने पढ़ा था, काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता न चले। अर्थात नज़र बचाकर एक मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ होता है काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता ना चले। नज़र दौड़ाना अर्थात देखना, चारों तरफ देखना, इसको हम कहते हैं नज़र दौड़ाना। यह भी एक क्या है, मुहावरा है। मौका हाथ से फिसलना
अर्थात अवसर ना मिल पाना, अर्थात जो अवसर ना मिल पाए उसे हम कहते हैं कि मौका हाथ से फिसलना। यह भी एक मुहावरा है। इसके बाद है बच्चों खैरियत शब्द। खैरियत का अर्थ होता है कुशलता, लाजमी अर्थात अनिवार्य, अक्षम अर्थात असमर्थ। अक्षम का अर्थ होता है असमर्थ। आपने शब्द सुना होगा सक्षम। सक्षम का अर्थ होता है समर्थ होना, तो सक्षम का ही उल्टा है, विलोम है अक्षम, जिसका अर्थ होता है असमर्थ होना। इसी प्रकार हमने पढ़ा मंशा। मंशा का अर्थ होता है बच्चों अडिग। मंशा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, यानी कि चाहत, इच्छा, इरादा। ठीक। इसके बाद बच्चों शब्द है अडिग। अडिग मतलब एक स्थान पर स्थित। इसी प्रकार बच्चों आगे शब्द आया सौर मंडल। सौर मंडल आप तो सभी लोग भी जानते होंगे, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं वो क्या है, सौर मंडल हैं, सौर मंडल का हिस्सा है। सूर्य और सूर्य से जुड़े हुए जो जितने भी ग्रह और अन्य चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह ये क्या हैं, सौर मंडल हैं। अवलोकन करना अर्थात देखना, किसी चीज़ को देखना हम कहते हैं अवलोकन करना। किसी चीज़ का ध्यान रखना अर्थात अवलोकन करना। प्रबंध समिति अर्थात प्रबंध करने वाली सभा या कार्यकारिणी। इसके आगे शब्द है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशासन। वक्तव्य, वक्तव्य यानी कि भाषण। बरबस, बरबस यानी कि अचानक या साहस। इसी प्रकार बच्चों अगला शब्द है यांत्रिक हाथ, अर्थात यंत्रों की सहायता से काम करने वाला हाथ, ऐसा हाथ जो यंत्रों की सहायता से काम करता हो। इसी प्रकार बच्चों अगला शब्द है उत्सुक। उत्सुक का अर्थ है बच्चों तत्पर। ठीक। अगला शब्द है बच्चों नाशा। नाशा बच्चों अंग्रेजी भाषा का के अक्षरों से बना शब्द है NASA। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं हम लोग नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका छोटा रूपांतरण करके हम कहते हैं उसको नासा इसका हिंदी में। या फिर ये एक क्या है, ये एक अमेरिकी संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधनों के लिए जिम्मेदार है। अर्थात एक ऐसी संस्था जो ब्रह्मांड में, स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जो भी संशोधन किए जाते हैं या जो भी मिशन किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार है, अर्थात उस पर यह कार्य करती है। उसी का नाम है नासा। यह एक संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक बच्चों यहाँ मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जो कि आपके द्वारा अभी जो पाठ पढ़ा गया है, कहानी का जो अंश पढ़ा गया है उसी पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन कर सकता था। दूसरा, छोटू की कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी। तीसरा, सुरंगनुमा रास्ते में किसकी रोशनी थी। चौथा, सुरंग में लोग लगे निरीक्षक यंत्रों ने क्या किया। और पांचवा, दरवाज़ा कैसे खुला। बच्चों ये प्रश्न आपके पढ़े हुए अंशों पर ही आधारित है। मुझे उम्मीद है आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। इन सभी का प्रश्नों का उत्तर देने से आपने जो पाठ में पढ़ा है उसका आपका क्या हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। आप उसको एक बार दोहरा लेंगे जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगी। बच्चों इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य हमारा केवल इस कहानी को जानना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे अंदर जो जागरूकता लाने की कोशिश की है, जिस ओर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है, वो है अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े हुए रहस्य। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में भी वो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। आगे कहानी के अगले अंश में, अगले भाग में हम इस कहानी को भी और अधिक जानेंगे और इस कहानी में जिन रहस्यों के बारे में बात की है उसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए और अधिक रोचक बातों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम
इस कहानी के अगले अंश को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।